साथियों, हम लोग आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संभाग के शक्ति जिला में हैं और यहाँ पे इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले हमारे जो समस्त क्रांतिकारी साथी हैं उनका मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ। और हमारे बीच में शक्ति जिला के जो क्रांतिकारी साथी हैं इस कार्यक्रम में शरीक होने आए हैं, उन सभी साथियों का मैं उनका भी बहुत ही दिल के गहराइयों से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम लोग बहुत सारी बातों को यहाँ पे सुनने के लिए और समझने के लिए आए हुए हैं और निश्चित रूप से हमारी प्रयास ये रहेगी कि हम लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू आप लोगों के लाइफ में ऐड करके जाएंगे। थोड़ा सा साउंड को कम कीजिए सर, थोड़ा ज़्यादा ही हो जा रहा है क्योंकि जो आवाज़ आ रहा है ना वो थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा। हेलो हेलो चेक, हेलो, ये सही है सर। तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूम ऐड करके हम लोग यहाँ से जाएंगे। तो अभी हमारे जितने भी साथी यहाँ पे बोल रहे थे वो काफ़ी सारे जो प्रशासनिक यहाँ पे व्यवस्था जो अनबैलेंस है उसके संदर्भ में बोल रहे थे और हम लोग उसको जानने का समझने का प्रयास कर रहे थे। और आप लोग भी बहुत सारे लोग कई सालों से इस तरीका का जो समस्या आ रहा है आप इसको देख पा रहे हैं, आप इसको महसूस कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होने के पीछे कारण क्या है? कारण को समझेंगे तो इलाज आसान हो पाएगा और अगर हम लोग कारण को नहीं समझ पाएंगे तो इलाज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे सुन के हैरान हो जाएंगे कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है भारत देश की, मेन स्ट्रीम मीडिया क्या बोलती है कि यहाँ पे मुसलमान लोग अल्पसंख्यक हैं, ऐसा बोला जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मुसलमानों की जो संख्या है भारत देश में 15%। 15% संख्या अल्पसंख्यक होता है क्या? ईसाइयों को अल्पसंख्यक बोला जाता है यहाँ। भारत का जो यहाँ पे अगर आप धर्मों को आप देखेंगे जो बुद्धिज्म है, जो बौद्धिस्ट हैं, मतलब कि अगर आप भारत का इतिहास को आप खंगालेंगे तो जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं उनकी संख्या यहाँ पे बताया जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, बीजेपी की सरकार के द्वारा, कांग्रेस की सरकार के द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि बुद्धिज्म यहाँ पर अल्पसंख्यक है। और जो ब्राह्मण, जो विदेशी ब्राह्मण है भारत देश में, जो घुसपैठ करके भारत के सत्ता पे कब्जा करके बैठा हुआ है, इनकी संख्या 3.5% और ये अपने आप को बहुसंख्यक बनाने का, अपने आप को शासक बनाने का ये लड़ाई चल रहा है। आप लोगों को लग रहा होगा ये धर्म की लड़ाई चल रहा है, प्रताड़ना जो हो रही है तो धर्म की लड़ाई चल रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, ये धर्म की लड़ाई नहीं चल रहा है, ये बहुसंख्यक बनने का लड़ाई चल रहा है, इस देश का शासक बनने का लड़ाई चल रहा है। तो उस बात का है, इसको माननीय वामन मेश्राम साहब इसको बोलते हैं घृणा अभियान। घृणा अभियान इसको बोला जाता है। भारत का वास्तविक इतिहास को आप देखेंगे तो अगर आप हिंदी पिक्चर देखते हैं, कभी कभी तो देखते होंगे ना, कि नहीं देखते हैं? कभी कभी तो देखते हैं। आप ज्यादातर अगर टेररिज्म की स्टोरी वाला कोई मूवी अगर देखेंगे तो उसमें जो विलेन होता है वो मुसलमान ही होता है हिंदी पिक्चर में। लेकिन अगर भारत का वास्तविक इतिहास को देखेंगे तो जैसे मालेगांव बम ब्लास्ट आप देखेंगे तो जितने भी लोग पकड़ाया वो सबके सब ब्राह्मण थे। पूरे भारत के मूवी इंडस्ट्री के अंदर में, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में ब्राह्मण को आतंकवाद के रूप में प्रस्तुत करने वाला एक भी पिक्चर मैंने नहीं देखा है। आप लोग देखे हैं क्या? तो वो मुसलमानों के प्रति घृणा अभियान शुरू किया, हिंदू मुस्लिम करके घृणा अभियान शुरू किया। क्यों अभियान शुरू किया?
क्योंकि उसको बहुसंख्यक बनना है। किसको बहुसंख्यक बनना है? ब्राह्मण को बहुसंख्यक बनना है। उसको अच्छे से पता है कि भारत में हम ही अल्पसंख्यक हैं, ब्राह्मण को अच्छे से पता है। इसीलिए यहाँ पे हमेशा धार्मिक आतंकवाद फैला जा रहा है, धार्मिक सांप्रदायिक लड़ाई यहाँ पे लगवाया जा रहा है ताकि इसका प्रतिक्रिया हो सके। क्रिया और प्रतिक्रिया का सिद्धांत होता है साथियों। तो मुसलमानों के प्रति घृणा अभियान अगर चलाया जाएगा तो मुसलमानों को छोड़ के जो भी एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी का आदमी है, प्रतिक्रिया में अपने आप को ब्राह्मण धर्म समर्थक बताएगा। ब्राह्मण धर्म समर्थक मतलब क्या है साथियों? अपने आप को हिंदू के रूप में आइडेंटिटी करेगा। तो मुसलमानों को जैसे घृणा अभियान चलाया, पैरेलल में ईसाइयों के विरोध में इन्होंने घृणा अभियान चलाना शुरू किया। तो ये नॉन स्टॉप तरीके से निरंतर चल रहा है पूरे भारत देश में। तो इसमें प्रथम दृष्टि अगर आप देखेंगे तो इसमें ऐसा लगता है ये कि धर्म की लड़ाई चल रही है, ऐसा लगता है। लेकिन साथियों ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये शासक बनने की लड़ाई है। अगर वो ये काम नहीं करेगा, मुसलमानों के विरोध में घृणा अभियान नहीं चलाएगा, ईसाइयों के विरोध में घृणा अभियान नहीं चलाएगा, तो प्रतिक्रिया में जो एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, वो अपने आप को ब्राह्मण धर्म समर्थक नहीं मानेगा। अब कैसे प्रचार करेगा ब्राह्मण धर्म का? अगर वो प्रचार करेगा, ब्राह्मण लोग क्या प्रचार करेगा कि हम आपको ब्राह्मण धर्म का अनुयायी बनाना चाहते हैं, एसटी के पास में जाके ऐसा बोलेगा तो एसटी क्या जवाब देगा? अबे तेरे को मानना तो मानना, मेरे पास में क्यों प्रचार करने आता है ब्राह्मण धर्म को? ये तेरा धर्म है, तू जान। एससी के पास में जाएगा तो एससी भी ऐसे जवाब देगा, ओबीसी के पास में जाएगा तो ओबीसी भी ऐसे जवाब देगा। तो वो क्या है, वो हिंदू के नाम से प्रचार प्रसार करना शुरू करता है। ईसाइयों के प्रति जबरदस्त घृणा अभियान, मुसलमानों के प्रति जबरदस्त घृणा अभियान। तो एसटी, एससी, ओबीसी जो बचे हुए हैं, जो ईसाई धर्म को नहीं मानता है, जो मुसलमान धर्म को नहीं मानता, इस्लाम को नहीं मानता है, वो प्रतिक्रिया में अपने आप को धीरे 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 हिंदू समझना शुरू करता है। और ये धर्मों की संख्या को बढ़ाने का मामला नहीं है, ये बहुसंख्यक होने का मामला, ताकि इस देश का शासक बना रहा सके। ये पहला मामला, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोग इस बात को अब समझ लिए, तो हम लोगों को व्यवहार कैसे करना है? हम लोगों को ब्राह्मणों का जो सामाजिक संगठन है उसमें हमारे एसटी, एससी, ओबीसी को उसके सामाजिक संगठन का हिस्सेदार नहीं बनना। उनका सामाजिक संगठन कौन कौन सा है? उनका सामाजिक संगठन का नाम है आरएसएस। ब्राह्मणों का संगठन है, साथ कौन दे रहा है? भारत का मूल निवासी। मूल निवासियों का बेड़ा गर्क होगा कि नहीं होगा? बजरंग दल, ये ब्राह्मणों का संगठन है, उसमें जिलाध्यक्ष ओबीसी है, जिलाध्यक्ष एससी है, जिलाध्यक्ष आदिवासी है। और उसका पूरा बजरंग दल का अगर आप क्रियाकलाप को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि पूरा का पूरा वो मूल निवासियों के विरोध में, एसटी, एससी, ओबीसी के विरोध में हमेशा आंदोलन करता है। और जिलाध्यक्ष कौन है? मूल निवासी है। मूल निवासी समाज का सत्यानाश नहीं होगा, फिर क्या होगा? तो सामाजिक संगठन से आप लोगों को दूरी बनाना है। अगर सामाजिक संगठन से दूरी नहीं बनाएंगे साथियों, बहुत मुश्किल होने वाला। मैं आप लोगों को उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं कि जो बंदा जहर खा के मर रहा है, अगर उस बंदे को फिर से जहर खिला दिया जाए तो जल्दी सही होगा कि जल्दी मरेगा? हम लोग क्या कर रहे हैं? वही गलती तो कर रहे हैं भाई। हम लोगों को जहर को काटने वाली दवा को जल्दी उसको खिलाना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं? ब्राह्मणों का सामाजिक संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। मैं यहाँ पे जो बैठे हुए हमारे जो साथी हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो नहीं बैठे हैं उन लोग तो ऐसा कर रहे हैं ना। ब्राह्मणों का राजनीतिक पार्टी को वो मजबूत करने में लगा हुआ है। आज ये जो समस्या छत्तीसगढ़ में विकराल रूप धारण कर रहा है, ये ब्राह्मणों की भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने की वजह से ऐसा हो रहा है। आदिवासी मुख्यमंत्री जब से वो संविधान की शपथ लिया है साथियों, वो आदिवासियों के फेवर में अगर एकाध अच्छा कोई काम किया है,
अगर मैं बोलूंगा तो आपको ऐसा लगेगा तो ये भारत मुक्ति मोर्चा का आदमी है, बामसेट का आदमी है, इसका काम तो विरोध करना है। आप लोग तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आदिवासियों के फेवर में अगर अगर सही काम किया है, एकाध, तो हाथ खड़ा करके आप थोड़ा सा बताइए तो, कि 2023 के बाद में भी 2025 2 साल बीत गया है, इस 2 साल के कार्य अवधि में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ फलाना काम आदिवासियों के फेवर में किया है। आप लोग बताइए तो, नजर आ रहा है काम एससी के फेवर में, ओबीसी के फेवर में, और जो विपक्ष के रूप में जो ब्राह्मणों की दूसरी पार्टी है, पहली पार्टी बोलना चाहिए, क्योंकि 1885 में कांग्रेस बना है, बीजेपी की गलत नीतियों का विरोध छत्तीसगढ़ में बहुल एकदम जबरदस्त तरीके से कितना लोगों ने किया। छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई डाटा है क्या? तो मामला यहां पे ऐसा है, हमारे लोग अनजाने में ब्राह्मणों का राजनीतिक पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। ब्राह्मणों की राजनीतिक पार्टी के द्वारा सरकार बनता है, विपक्ष में ब्राह्मणों की पार्टी का सरकार, विपक्ष में भी ब्राह्मणों का ही पार्टी होता है, और जब भी सत्ता में जो रूलिंग पार्टी है वो जन विरोधी काम करता है, तो जो ऑपोजिशन पार्टी है बिल्कुल एकदम मुंह में दही जमा के बैठ जाता है। अभी भारत मुक्ति मोर्चा पूरे देश भर में विरोध कर रहा है, आरएसएस का हालत खराब हो गया, बीजेपी का हालत खराब हो गया, कांग्रेस का हालत खराब हो गया। तो ये लोकतंत्र का डिमांड है साथियों, कि अगर एक रोलिंग होगा तो मजबूत ओपोजिशन होना चाहिए। लेकिन हमारे लोग 1952 से लगातार चुनाव हो रहा है, और अभी 2025 है, तो लगातार ब्राह्मणों का पार्टी, इसी को मान्यवर कांशीराम साहब क्या बोलते थे, सीताराम जाता है राजा राम आता है, राजा राम आता है सीताराम जाता है। एक ब्राह्मण की पार्टी आती है, दूसरा ब्राह्मण की पार्टी जाती है, दूसरा ब्राह्मण की पार्टी आती है, दूसरा ब्राह्मण की पार्टी जाती है। ये जो आने जाने का जो सिलसिला है साथियों, ये लगा हुआ, ये परिवर्तन कैसे होगा? एक चोरी से चुपचाप तरीके से हमारे समाज को शोषण करने वाला पार्टी, और एक पार्टी खुल्ला शोषण करने वाला पार्टी, हमारे लोग ये दोनों को मौका दिया। ये सत्यानाश का कारण है, बहुत भयंकर सत्यानाश का कारण ये। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे समाज में ज़्यादातर दिक्कत क्या हो जाता है, ज़्यादातर दिक्कत ये होता है कि अगर हमारा कोई सामाजिक कार्यक्रम चलते रहता है, कोई धार्मिक कार्यक्रम चलते रहता है, या किसी भी तरह का कोई भी संगोष्ठी चलते रहता है, तो हमारे लोग क्या बोलते हैं साथियों, हमारे लोग बोलते हैं कि राजनीति का बात मत करना, ऐसा हमारे लोग बोलते हैं। सोचिए कितना गलतफहमी है। अगर हमारे समाज में राजनीति का खुल्ला बात नहीं होगा हर मंच पे, तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो समाज के लोग हैं, कौन राजनीतिक सही है, कौन राजनीतिक गलत है, कैसे पता चलेगा? अभी जैसे आप सोचेंगे कि हमारे समाज से तैराकी में गोल्ड मेडल आना चाहिए, आप ऐसा उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे को तैराकी का अभ्यास देने के लिए आप मना करते हैं, गोल्ड मेडल समाज में आएगा क्या? हमारे को अचानक से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे समाज में जो राजनेता होना चाहिए, जो राजनीति में माहिर आदमी होना चाहिए, वो जबरदस्त होना चाहिए, और हम ही लोग पाबंदी लगा रहे हैं कि नहीं, ये जो मंच है बात करने का नहीं। समाज का सत्यानाश नहीं होगा तो फिर किसका सत्यानाश होगा? समस्या तो यही से है ना। मैं बताता हूँ अक्सर कि जो छोटा बच्चा होता है, वो नाक अगर पोंछने ना जान रहा हो, अगर सित्तर पोंछने भी नहीं जान हो तो चलेगा, सित्तर पोंछने नहीं जानने वाला बच्चा को भी अगर पता चल जाए कि हमारे समाज के फेवर में कौन सा राजनीतिक पार्टी सही है और कौन राजनीतिक पार्टी सही नहीं है, अगर वो छोटा बच्चा को पता चले, ऐसा अगर हम लोग समाज में ज्ञान बढ़ाएंगे, विज्ञान बढ़ाएंगे, तर्क बढ़ाएंगे साथियों, तब जाके हमारा समाज दोस्त को और दुश्मन को पहचान पाएगा। आज पूरे एसटी एससी ओबीसी समाज के अंदर में मैं देख के हैरान हो जाता हूँ। 5 साल लगातार सामाजिक मंच के माध्यम से शासन और प्रशासन की गलत नीतियों का बहुत धुआंधार विरोध होता है, बहुत भयंकर विरोध होता है। उसके बाद में जैसे ही 5वें साल में चुनाव आता है साथियों, आप हैरान हो जाओगे सुन के
कि वही विरोध करने वाले लोग लाइन लगा के विदेशी ब्राह्मणों का कांग्रेस को सपोर्ट करता है, लाइन लगा के बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करता है, उसके बाद में वो उम्मीद करता है कि समाज में परिवर्तन आना चाहिए। कैसे परिवर्तन आना चाहिए? आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को मूर्ख बोलते सुना है। अरे यार, गजब टाइप का मूर्ख आदमी है, साला समझते ही नहीं, गजब टाइप का मूर्ख आदमी है ऐसा। तो मूर्ख आदमी का डेफिनेशन क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मूर्ख आदमी का डेफिनेशन क्या है साथियों? एक काम को एक तरह से करते रहना। मूर्ख आदमी का डेफिनेशन बता रहा हूँ कि मूर्ख किसको बोला जाता है। एक काम को एक तरह से लगातार करते रहना और परिवर्तन, अलग परिवर्तन को उम्मीद करना, अलग रिजल्ट को उम्मीद करना, ये है मूर्ख आदमी की पहचान। तो हमारे लोग बहुत भयंकर मूर्खता करते हैं। वो ब्राह्मणों की पार्टी को वोट करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, और उम्मीद करते हैं सामाजिक में भाईचारा वृद्धि हो, धार्मिक स्वतंत्रता संविधान के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्थापित हो जाए, देश में कानून का राज हो। ऐसा हमारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं। और सरकार किसका बना रहे हैं? जो दंगाई करता है, जो गोली मार रहा है, जो आर्टिकल 19 को प्रभावित कर रहा है, जो आर्टिकल 25 को प्रभावित कर रहा है, जो आर्टिकल 26 को प्रभावित कर रहा है, 26 का भाग 2 को प्रभावित कर रहा है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रभावित कर रहा है, जो आपके धार्मिक संगठन को प्रताड़ित करने का काम कर रहा है, जो आपके प्रति घृणा अभियान चला रहा है, ऐसे लोगों को हम लोग चुनते हैं और उम्मीद करते हैं कि परिणाम अलग आवेगा। कैसे परिणाम अलग आवेगा भैया? घर के खेती में हम अगर टमाटर का बुदा लगाएंगे तो उसमें बैगन फलेगा क्या? तो भैया हम लोगों को इधर से सुधार करना पड़ेगा। अगर हम इधर से सुधार नहीं करेंगे और उम्मीद करेंगे कि उधर से सुधार नहीं होगा। हम जैसा इनपुट डालेंगे वैसे आउटपुट निकल के आएगा। तो साथियों, यहाँ पे आप लोगों को अपना विचार परिवर्तन करना। अगर आप विचार परिवर्तन नहीं करेंगे तो व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। आज की जो मुलाकात है साथियों, विचार परिवर्तन का है। विचार परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार परिवर्तन, अगर हम विचार परिवर्तन नहीं करते हैं तो व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। अभी यहाँ पे आने से पहले आप लोगों के दिमाग में विचार आया कि हम लोगों को इस जगह पे आना है। आने के बाद में आपने नहीं सोचा, आने से पहले सोचा कि मुझे उस जगह पे जाना है। यहाँ पे बैठा हुआ हर आदमी, हमने भी, हमारे जो भरत घोगरे सर हैं, हमने भी यहाँ पे आने से पहले मन में विचार किया कि हमें अपने शक्ति जिले के साथियों को संवैधानिक और सामाजिक जागृति के लिए हम लोगों को जाना है। पहले हमने इधर सोचा, हमने इधर विचार बनाया, विचार परिवर्तन किया। मैं जसपुर जिला का आदमी, हमारे भरत घोगरे सर रायगढ़ जिला का आदमी, अलग अलग जिला से है हम लोग। हमने विचार परिवर्तन किया कि 24 तारीख को हम लोगों को शक्ति जिला में आना है। और हमने विचार परिवर्तन करने के बाद इस विचार परिवर्तन में हमने एक्शन किया और हमने गाड़ी चलाते चलाते आए और हम लोग यहाँ पे शक्ति जिला में। तो वामन मेश्राम साहब हमेशा बताते कि विचार परिवर्तन ही हर चीज का मूल परिवर्तन है। और यहाँ पे बाइबल में एक चीज लिखा हुआ नया जन्म के बारे में। वामन मेश्राम विचार परिवर्तन के बारे में बता रहे हैं। विचार परिवर्तन ही हर परिवर्तन का मूल परिवर्तन है। बाइबल में लिखा गया है कि आप वचन को स्वीकारेंगे तो आप नया जन्म लेंगे, है ना? घोगरे सर इसी टाइप का तो कुछ है, वचन को स्वीकारेंगे तो नया जन्म लेंगे, इसी टाइप का कुछ है। तो वचन को मुंह से अंगीकार करेंगे, वचन को अंगीकार करेंगे, है ना? क्या है सर? वचन नया जन्म देता है। वचन नया जन्म देता है। वचन के बीच से नया जन्म हुआ है। वचन के बीच से नया जन्म हुआ है। तो साथियों, ये जो वचन है इसको आप अंगीकार करेंगे, इसको अमल में लाएंगे तो आप नया जन्म लेंगे, यानी परिवर्तन होगा। नया जन्म का मतलब अभी थोड़े ना है। अभी जैसे हमारे जो भाई जी हैं अभी 35 साल की उम्र के हैं, तो अब इसका नया जन्म कैसे होगा? जब ये वचन को स्वीकार करेंगे, वचन को अंगीकार करेंगे तो 35 साल की उम्र में इसका नया जन्म होगा, क्योंकि इधर बदल चुका है।
विचार बदल चुका है, इनपुट बदल चुका है, अब आउटपुट बदलने की पारी। तो ये है साथियों विचार परिवर्तन। तो आज हम लोगों को विचार परिवर्तन क्या करना है मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोग भारत देश के मूल निवासी हैं, भारत देश के नागरिक हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे आपकी खुद की जिम्मेदारी है। अगर आप लोग खुद की जिम्मेदारी के साथ में आप काम नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत आने वाला है। बहुत दिक्कत आने वाला क्या है, अभी जैसे आप लोग कहीं पे भी सभा लगाते हैं, कहीं पे भी सभा लगाते हैं, तो सभा लगाने के लिए आपका जो संविधान है, ये जो संविधान की किताब है साथियों, भारत का संविधान, इस भारत के संविधान में आर्टिकल 19 आप लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने की इजाजत देती है। हमारे यहाँ पे एक साथी ने बताया कि हमने यहाँ पे सभा लगाने के लिए हमने पहल किया, एसडीएम को चिट्ठी लिखा, कलेक्टर को चिट्ठी लिखा, और उनकी भाषावली और उनकी शब्दावली कैसे थी कि आप लोग इस जगह पे कार्यक्रम नहीं कर सकते। आपका संविधान बोल रहा है, आपका संविधान बोल रहा है कि आपको सभा करने की 100% यहाँ पे आजादी है। शर्त क्या है साथियों? शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण तरीके से हर किसी को सभा करने की इजाजत है। अभी जैसे हम लोग सभा कर रहे हैं तो मुझे जितनी स्वतंत्रता है उतना ही आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत को भी स्वतंत्रता है। मोहन भागवत का कार्यक्रम शक्ति जिला में लगता है, आप लोग विरोध करने तो नहीं जाते हैं ना, तो आरएसएस के लोग आपका विरोध करने क्यों आते हैं? मामला फिर वही भी आता है, जागृति का मामला है। आज जो लोग नहीं जान रहा है कि ब्राह्मण अल्पसंख्यक के सभा का दरमियान में चर्चा होगी, अल्पसंख्यक का राज खुलेगा, उनके विदेशी होने का राज खुलेगा, उनका दंगाई होने का राज खुलेगा, उनके आतंकी होने का राज खुलेगा, तो इतना आसानी से सभा करने देगा क्या आपको? तो आपको यहाँ पे मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ इस बैठक के माध्यम से, सभा के माध्यम से, जो यहाँ पे भारत मुक्ति मोर्चा का और राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का यहाँ पे जो संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम चल रहा है, आपको सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन को मानना है, आपको सुप्रीम संविधान को मानना है। संविधान को मानेंगे सुप्रीम तो आप अपने लोगों को बचा पाएंगे। अनजाने में आप एसडीएम को सुप्रीम मानते हैं, है कि नहीं? अनजाना में आप लोग कलेक्टर को सुप्रीम मान लेते हैं, वो जो बोल दिया सो कर दिया। अरे भाई, आपका संविधान बोल रहा है हर नागरिक को यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार है, ये सुप्रीम है। अगर आपके शक्ति जिला का एसडीएम अगर बोल रहा है कि नहीं हो सकता, संविधान द्रोह कर रहा है। आपका कलेक्टर बोल रहा है नहीं हो सकता, देशद्रोह कर रहा है। आप लोगों को तत्काल ऐसे अधिकारियों के ऊपर में एफआईआर दर्ज कराना कि संविधान के विरोध में इनका व्यवहार है, और इस चीज को मानने के लिए संविधान उनको बाध्य करता है। इतनी बड़ी शक्ति है संविधान के अंदर में। सत्य को जानोगे तो सत्य आपको स्वतंत्र करेगी, ये सत्य है जो मैं आपको बात बता रहा हूं। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की इतनी औकात नहीं होनी चाहिए छत्तीसगढ़ के अंदर में कि वो आपका मौलिक अधिकार को छीन ले। और ये आप लोगों को विजेता वाला व्यवहार आप लोगों को बनाना पड़ेगा, आप लोगों को ताकत निर्माण करना पड़ेगा, आपके हिस्से की लड़ाई आप लोगों को स्वयं लड़ना पड़ेगा। आज बीजेपी की यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सरकार है, केंद्र में सरकार है, ऑपोजिशन में यहाँ पे कांग्रेस है, ऑपोजिशन में वहाँ पे कांग्रेस है। ये दोनों पार्टी के लोग एक ही थैले के चट्टे बट्टे लोग हैं, विदेशी ब्राह्मण लोग। वो एसटी एससी ओबीसी के भले में कभी भी कदम नहीं उठाएगा। आपको नहीं मानना है, जब भी कार्यक्रम लगे आपको गिड़गिड़ाना नहीं है। यहाँ पे कितने एससी समुदाय के लोग हैं, थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे साथियों। बड़ी तादाद में हमारे शेड्यूल कास्ट के साथी लोग हैं, और आदिवासी लोग कितने हैं? बस एक। अरे वाह, गजब हो गया। हाँ, तो यहाँ पे आदिवासियों की संख्या कम है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो क्या है कि सभी लोगों को मूल निवासी मानता हूँ।
मैं ये जो हाथ खड़ा करके मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा, मैं संदर्भों में बात रखूंगा ना। मैं आदिवासी होते तो मैं 5वीं अनुसूची जो रिजर्व क्षेत्र है उसके संदर्भ में ज़्यादा बात बताता। अभी यहाँ पे हमारे ज़्यादा एससी के साथी लोग हैं, ओबीसी। अच्छा, ओबीसी के कितने साथी हैं? ओबीसी के साथी ज़्यादा हैं, कमाल हो गया भाई। एससी के साथी ज़्यादा है, ओबीसी के साथी ज़्यादा है यहाँ पे। तो साथियों, अभी जब आप आवेदन लगाएंगे सभा के लिए, आप गिड़गिड़ाएंगे नहीं अनुमति के लिए, है ना? आप उनको आदेश देंगे। संविधान के अनुच्छेद 19 को, संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत देखिए एप्लीकेशन कैसा लिखना है, थोड़ा सा बढ़िया से समझिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त अधिकार और शक्ति का उपयोग करते हुए फलाना गांव में, फलाना शहर में, फलाना जिला में भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के द्वारा उनके संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय, 2 दिवसीय, 1 दिवसीय जागृति का कार्यक्रम लगाया जा रहा है। संबंधित अधिकारी को सूचित किया जाता है कि अनुच्छेद 19 का परिपालन सुनिश्चित किया जाए। पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखना क्या है उसमें, अगर अनुच्छेद 19 का हनन आरएसएस के गुंडे मवालियों के द्वारा, बजरंग दल के द्वारा या संबंधित एसडीएम या फिर संबंधित कलेक्टर के द्वारा अगर हनन करने का प्रयास किया जाता है तो 2 दिवस के अंदर में शक्ति जिला के समस्त 15 लाख लोग कलेक्टर के कार्यालय को ताला लगाने का काम किया करेंगे। एप्लीकेशन का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, क्योंकि कलेक्टर को 275 जो संचित निधि है जहां से तनख्वाह मिलता है, उस तनख्वाह मिलने वाले जगह पे जो संविधान है 275 संचित निधि, आप वहां पे चिट्ठी लिख के आप उसका तनख्वाह रुकवा सकते हैं, आप उसका पेंशन रुकवा सकते हैं। बार बार बोल रहा हूं साथियों, सत्य को जानोगे तो सत्य आजाद करेगा, सत्य को नहीं जानेंगे तो आजाद नहीं हो पाएंगे। तो ये आप लोगों के ऊपर है। वो जो नौकरी कर रहा है, आपके टैक्स से जो सैलरी ले रहा है, पेंशन ले रहा है, वो आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने के लिए बैठा हुआ है। वो उसको नहीं हो सकता कार्यक्रम, इसके लिए आप लोग नहीं बिठाए हैं। शक्ति जिला में कार्यक्रम हो और अनुच्छेद 19 संरक्षण में रहे, इसके लिए उसको आप बिठाए हैं। लेकिन यहाँ में तो मामला उल्टा है, जिसको रक्षा करना चाहिए वही उसका भक्षक कर रहा है। उससे भी ज्यादा भयंकर बात है कि वो भक्षक कर रहा है और हम लोग उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। ऐसे एसडीएम और कलेक्टर को बर्दाश्त करना चाहिए क्या? तो हम लोग क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? अज्ञानता के कारण, अज्ञानता की वजह से। सत्य को जानोगे तो सत्य आजाद करेगा साथियों। और ये मैं सिर्फ यहाँ पे वक्ता के रूप में नहीं बोल रहा हूँ, मैं वक्ता के साथ में मैं प्रैक्टिकल में आजमा भी रहा हूँ। मैं अभी जैसे हमारे जसपुर जिला में ये 23 तारीख का घटना है, 23 तारीख का घटना है कि एक पास्टर को वहाँ के पुलिस लोगों ने अरेस्ट किया। उसके बाद में फिर हमारा एप्लीकेशन बनता है ऐसा। इस एप्लीकेशन में हमने क्या लिखा है? प्रति थाना प्रभारी थाना नारायणपुर जिला जसपुर शाखा श्री विशंबर आत्मा बहादुर एवं अन्य को तत्काल रिहा करने बाबत। आपको विदित है भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के वाक स्वतंत्र अभिव्यक्ति राज्य एवं केंद्र द्वारा शासन संरक्षण की बात लिखी गई। संरक्षण की बात लिखी गई है, छीनने का बात नहीं लिखा हुआ है ना। तथा अनुच्छेद 25 अंतःकरण के और धर्म के अबाध रूप से मान्य और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। भाग 1 लोक व्यवस्था सदाचार और स्वस्थ तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन। उपबंध का मतलब होता है साथियों नियमावली, कानून व्यवस्था, है ना, के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का धर्म के आबाद रूप से मान्य और आचरण करने का समान हक होगा। अगर यहाँ पे बुद्धिज्म अगर अपना धर्म को मान रहा है तो ब्राह्मण भी अपना धर्म को मान ले। हमारे बाप का क्या जाता है कि कुछ जाता है हमारे बाप का? अगर वो अपना ब्राह्मण धर्म को मान ले तो ईसाई अपना धर्म को मान ले, मुसलमान अपना धर्म को मान ले, इस्लाम मान ले, जैनिज्म अपना धर्म को मान ले, लिंगायत अपना धर्म को मान ले, आदिवासी अपना सरना धर्म को मान ले, गोड़ी अपना गोड़ी धर्म को मान ले, अपने कोई दिक्कत नहीं है, समान हक होगा।
ब्राह्मण धर्म सरकारी कोटे से अपना धर्म का प्रचार कर रहा है और ईसाइयों और मुसलमान के ऊपर में पाबंदी लगा रहा है, गैर बराबरी का व्यवहार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ऐसे लोगों का कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए क्या? आप लोगों को लग रहा है अभी भी थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, ऐसा लग रहा है। ऐसा लोगों का कांग्रेस सपोर्ट करना चाहिए क्या? ऐसे लोगों का बीजेपी सपोर्ट करना चाहिए क्या? ऐसे लोगों का बजरंग दल सपोर्ट करना चाहिए क्या? अगर सपोर्ट नहीं करोगे 2028 में सरकार बदल रहा है, फरमान जारी होगा, संविधान के एक एक बिंदु के अनुसार में शासन प्रशासन और सामाजिक व्यवस्था चलेगा। बदलाव आने का समय है। कुछ बदलाव आने के समय से पहले आपका विचार परिवर्तन का समय आना बहुत जरूरी है साथियों। आगे क्या लिखा हुआ है? भारतीय संविधान 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आप लोग जैसे धार्मिक कार्य करते हैं, है ना, अनुच्छेद 26 क्या बोल रहा है? धार्मिक कार्यों को प्रबंध करने की स्वतंत्रता। आप लोग प्रबंध कर सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे? लोक व्यवहार सदाचार और स्वस्थ के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उससे किसी अनुभाग को धार्मिक के पूर्ण प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना का और पोषण का, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने का, ये आपका मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार के संदर्भ में आप लोगों को मैं बता रहा हूं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला सरकार, प्रशासन और स्वच्छ सरकार मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकता है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस एसडीएम को किसने अधिकार दिया कि वो आपका मौलिक अधिकार छीन रहा है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये कलेक्टर को किसने आदेश दिया कि वो आपका हक और अधिकार छीन रहा है? कहीं हमारा अज्ञानता तो नहीं अधिकार दे दिया? और आगे साथियों, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 में प्रदत्त अधिकार एवं शक्ति का प्रयोग करते हुए अपनी धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उसकी अल्पीकरण करने वाली विधियां अनुच्छेद 19 का भाग 1, अनुच्छेद 19 का भाग 2 के तहत हनन नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो जब केंद्र सरकार हनन नहीं कर सकता, राज्य सरकार हनन नहीं कर सकता, जिला सरकार हनन नहीं कर सकता, स्वच्छ सरकार जो आदिवासियों की अपनी रूढ़ी प्रथा हनन नहीं कर सकती मौलिक अधिकार को, तो आप लोगों को क्या लगता है बजरंग दल के गुंडे मवाली लोगों को हनन करने का अधिकार है क्या? जब उनको हनन करने का अधिकार नहीं है तो आप लोग उनको हनन करने क्यों देते हैं? हम लोगों को मजबूत होना पड़ेगा साथियों। बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग देश का ठेका लेके नहीं रखे हैं। बढ़िया से समझिए, गौर से समझने की जरूरत है। ये आपका मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। इसको कलेक्टर यहाँ पे नहीं कर सकता है, संविधान को यहाँ पे वो हनन नहीं कर सकता, आपके मौलिक अधिकार को हनन नहीं कर सकता। अगर बोलेगा कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, ऐसा बोला जाता है ना, शांति का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, तो आप लोगों को दूसरा तुरंत चिट्ठी लिखना है कि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो तत्काल अपना पद से इस्तीफा दो, घर पे बैठो, हलवा पूरी खाओ। हमारे जिला में क्या करना है? लॉ एंड ऑर्डर का मामला को मेंटेन करने का जो मामला है वो आपका कर्तव्य है, आपका ड्यूटी है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मौलिक ये जो अपना लॉ एंड ऑर्डर है हम मेंटेन करें क्या? अगर आपको पहले से अगर पूर्व अनुमान है कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का खराब हो सकता है, आपको अनुमान है लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे खराब हो सकता है, शांति यहाँ पे भंग हो सकती है, तो जो शांति भंग कर रहा है उसको अरेस्ट करो ना बे। हम लोग को अरेस्ट करने की क्या जरूरत है? वो बोलता है कि आरएसएस यहाँ पे गुंडाई करेगा, उसको इजाजत है, तुम कार्यक्रम बंद करो। ये पूरा पगलेट टाइप का बात है कि नहीं? तो ऐसे पगलेट जैसा ये जो एसडीएम होगा, ऐसा पगलेट जैसा जो कलेक्टर होगा, आप लोग क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? आप लोग अपने खून पसीना गाड़ी कमाई का जो आपका टैक्स का पैसा है 1.5-2 लाख रुपए क्यों दे रहे हो उसको? अगर उसको मूलभूत अधिकार नहीं पता, मूलभूत ड्यूटी नहीं पता, तो ऐसे लोगों को जिला में रखने का क्या मतलब है? बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात बोला था कि समाज के प्रति अपना ईमानदारीता बना के रखो, बुद्धि की भरपाई तो कर देंगे। भारत मुक्ति मोर्चा का सेम कॉन्सेप्ट है साथियों। आपको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं मैं ऐसा बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, अरे 2 साल टिक जाओ भारत मुक्ति मोर्चा में, धुआं कर दोगे। 2 साल 2 साल क्रिश्चियन मोर्चा में टिक जाओ,
आपका नाम से कलेक्टर थर थर काटना शुरू कर जाएगा। रात 11 बजे तक तो चलेगा। आगे क्या लिखा हुआ साथियों? अतः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता, 256 संघ बाध्य है, राज्य बाध्य है, केंद्र बाध्य है, जिला बाध्य है, अधिकारी बाध्य है। क्या बाध्य है? प्रत्येक राज्य की कार्यपालिक शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे सांसद द्वारा बनाए गए विधियों का और ऐसी विद्यमान विधियों का जो उस राज्य में लागू है अनुपालन सुनिश्चित रहे। मौलिक अधिकार लागू है, अनुपालन सुनिश्चित रहे। फंडामेंटल राइट्स लागू है, अनुपालन सुनिश्चित रहे। ये आपका संविधान बोल रहा है साथियों। इसलिए हम लोगों को थोड़ा थोड़ा संविधान पढ़ना पड़ेगा यार। अगर हम लोग संविधान नहीं पढ़ेंगे ना तो हड़का नहीं पाएंगे, और हड़का नहीं पाएंगे तो हमारा कार्यक्रम फेल हो जाएगा। उसके बाद में आगे क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। मैं उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है जिला जशपुर थाना नारायणपुर 5 अनुसूचित रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दिसंबर विश्वकर्मा एवं अन्य को तत्काल रिहाई सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 की धारा 1 भाग 1 में प्रदत्त अधिकारों एवं शक्तियों का उपयोग करने के लिए आदिवासी महापंचायत मजबूर हो जाएगा और इसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी एवं प्रशासन की होगी। ये चिट्ठी थाना प्रभारी को लिखा जा रहा है। आप लोगों को लगता है कि नागरिकों को कोई अधिकार ही नहीं। अरे नागरिक सुप्रीम है भाई, मौलिक अधिकार सुप्रीम है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका संविधान यहाँ पे सुप्रीम है। उसके बाद में लिखा गया है नीचे 5वें अनुसूचित क्षेत्र जशपुर आदिवासी महापंचायत। चिट्ठी किसको जा रहा है? थाना प्रभारी को जा रहा है। तो साथियों आप सत्य को जानेंगे तो सत्य आपको आजाद करेगा, और अगर आप सत्य को नहीं जानेंगे तो साथियों गुलामी बरकरार रहेगा। तो आप लोगों को ऐसा व्यवहार करने के लिए आप लोगों को अभ्यास करना पड़ेगा, और हम लोग आप लोगों का अभ्यास कराने के लिए आए हुए यहाँ पे। अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अभ्यास नहीं करेंगे तो काम नहीं हो सकता है साथियों। और यहाँ पे शक्ति जिला अगर यहाँ पे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में नहीं है, और यहाँ पे अगर आदिवासी निवास करता है, तो यहाँ पे रिजर्व क्षेत्र नहीं है, लेकिन आदिवासियों के लिए, जो जनजातियों के लिए यहाँ पे जो आदिवासी सलाहकार समिति, उसके माध्यम से वो एक्स्ट्रा प्रिविलेज ले सकता है। तो आज यहाँ पे आदिवासी ज़्यादा नहीं है। अगर इस क्षेत्र के आदिवासियों को अगर अपना एक्स्ट्रा प्रिविलेज को, स्पेशल प्रिविलेज को अगर समझना है तो उनको और बोलिए कि अगर आपको यहाँ पे रिजर्व क्षेत्र नहीं है, आप रिजर्व क्षेत्र को छोड़ के आपका प्रिविलेज को अगर जानना है तो हमसे संपर्क करेंगे। तो मैं उन साथियों को दोबारा से एक और भी क्लास वहाँ पे हम लोग आयोजित करेंगे, और उनके जो जनजाति सलाहकार परिषद में होता कैसा है, और अनुसूचित क्षेत्र में ना रहते हुए भी कैसे इसका प्रिविलेज ले सकता है, उसके बारे में बताएंगे। हाँ सर, हाँ। तो साथियों मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ साथियों कि सुप्रीम यहाँ का नागरिक है, सुप्रीम यहाँ का नागरिक है, और यहाँ पे संविधान यहाँ पे सुप्रीम है। हमारे लोगों से भूल क्या हो जाता है और हमारा दैनिक बोलचाल क्या होता है कि भैया बीजेपी की सरकार है, कुछ भी हो सकता है। हमारे लोग ऐसा विश्वास करता है। बाइबल बोलता है कि विश्वास करोगे तो कैसा विश्वास? राई के दाने के बराबर, पहाड़ हिला सकते हो। आप राई के दाने के बराबर विश्वास है कि भैया बीजेपी की सरकार है, कुछ भी हो सकता है, तो आपके साथ में कुछ होगा ही होगा ना, होना ही है। अरे भाई आपका विश्वास है, विश्वास तो आपके साथ में घटेगा ही घटेगा। पिछले समय में ये जो जशपुर के अंदर में साथियों, हम लोग कुनकुरी थाना के अंतर्गत माननीय विष्णुदेव साहब मुख्यमंत्री, और ये आपका एक कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने रायपुर में कार्यक्रम आयोजित था। उस कार्यक्रम में बहुत सारे गैर संवैधानिक और यहाँ के सांप्रदायिक दंगे को उद्वेलित करने वाला भाषण किया गया, ऐसा बयान किया गया।
हमने वहां पे गया कुनकुरी थाना में और उसके विरोध में हमने एफआईआर लिखने की और उसे एफआईआर करने की मांग किया। मुख्यमंत्री को संविधान के विरोध में काम कर रहा है, समाज में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के लिए काम कर रहे हैं साथियों, तो वहां पे हमने पुलिस प्रशासन में उसका शिकायत दर्ज किया। ये हमारा विश्वास है क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम मानते हैं, यहाँ के नागरिकों को सुप्रीम मानते हैं, यहाँ के नागरिकों को हम सुप्रीम मानते हैं। लेकिन लोगों का विश्वास है कि अरे बीजेपी का राज है, अरे यहाँ का कलेक्टर है, यहाँ का तहसीलदार है, यहाँ का जो तहसीलदार है, यहाँ का कलेक्टर, यहाँ की सीएम है, वो आपके रहमो करम से नौकरी कर रहे हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो रह नहीं सकता। संविधान के अगेंस्ट में जाकर, संविधान के विरोध में जाकर काम करने को बोला जाता है साथियों संविधान द्रोही, देशद्रोही। और संविधान द्रोह और देशद्रोह का जो सजा बनता है साथियों, वो फांसी का सजा बनता है। एक कलेक्टर अपने इसी रूम में बैठ के बोल रहा है कि आप सभा नहीं कर सकते, मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। सबों को जानना बहुत जरूरी है कि बातों को कैसे रखना है। सबों को जानना बहुत जरूरी है कि साथियों आप लोगों को इसमें कैसा आप लोगों को आंदोलन करना है, कैसे विरोध प्रदर्शन करना है संविधान के दायरे में रहते हुए। तब जाके आप लोग यहाँ पे अपने शक्ति जिला में अपने नागरिकों की सुरक्षा कर सकते हैं, आप अपना मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कर सकते हैं, आपकी धार्मिक व्यवस्था बरकरार रह सकती है, आपका जनजीवन यहाँ पे बढ़िया हो सकता है। तो साथियों विचार परिवर्तन करने की आदत डालिए। विचार परिवर्तन करेंगे सब परिवर्तन हो जाएगा। हमारे लोग पहले परिणाम चाहते हैं, उसके बाद में सोचते हैं कि मैं बदलूं, संभव नहीं है। सबसे पहले आपको मानसिक रूप से बदलना है। यस मैं संविधान की हर बातों को एक्सप्लेन कर सकता हूं, पहला विश्वास करना है। दूसरा विश्वास करना है कि संविधान द्रोही और देशद्रोही लोगों को मैं मुंहतोड़ जवाब दे सकता हूं, ये दूसरा विश्वास होना चाहिए। तीसरा विश्वास होना चाहिए कि मैं भारत मुक्ति मोर्चा के साथ में लगातार प्रशिक्षित होकर मैं मेरे समाज के लिए सुरक्षा कवच बनूंगा। ये आप लोगों को ऐसा कमिटमेंट करना पड़ेगा। और साथियों आप लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं ये कैसा होगा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो अपने आप को जीत लेता है, जो अपने आप को जीत लेता है वो पूरे जहां को जीत लेता है। मैं यहाँ पे आप लोगों को विनर बनाने के लिए आया हुआ, आपको यहाँ पे विजेता बनाने के लिए आया हूं। मैं रूपनारायण का आप लोगों को बता रहा हूं कि हम लोग छत्तीसगढ़ में 200% गारंटी है हर मोर्चे को जीतेंगे, क्योंकि हमने अपने मन को जीता है। अगर हम धड़ल्ले से यहाँ पे बीजेपी की जो देश विरोधी गतिविधि मोहन भागवत का जिक्र कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की संविधान विरोधी जो कि क्रियाकलाप है, उसको अगर पूरे धड़ल्ले से चोगा लगा के माइक लगा के पूरा पब्लिक प्लेस में बोल सकते हैं, तो डरपोक आदमी ऐसा बोल पाएगा क्या? जो अपने आप से जीत चुका है उसको कौन हरा सकता है? कोई हरा सकता है क्या? अगर हम हार जाएंगे तो क्या करेंगे साथियों? और जाएंगे, उसके बाद में फिर दबा के चिकन विकन खाएंगे और जिम विम करेंगे और तंदुरुस्त होंगे। उसके बाद में क्या करेंगे? मैदान में फिर दोबारा आएंगे, हमारे समाज के दुश्मनों को फिर चैलेंज करेंगे। हार जाएंगे कोई टेंशन नहीं है, फिर जाएंगे वापस और दबा के चिकन खाएंगे और दबा के मटन खाएंगे। उसके बाद में और एक्सरसाइज करेंगे, पहले से और ताकतवर बनेंगे। उसके बाद उसी मैदान में और चिल्लाएंगे, अब आप बाहर निकल, संविधान तेरे बाप का है क्या? ये इधर ताकत पैदा करेंगे। हारना बुरी बात नहीं है, मैदान छोड़ देना बुरी बात है। तो साथियों आप लोगों को मैं मैदान नहीं छोड़ने का संदेश दे रहा हूं। हार जाओ चलेगा, दोबारा टाइट होके फिर आ जाना। अगर आप हारने के लिए तैयार नहीं हो साथियों, आपको कोई नहीं हरा सकता। और यहाँ पे हम लोग बाग बोलते हैं कि अरे यार एक वार्ड पंच जीत पाना, एक सरपंच जीत पाना बहुत मुश्किल है। हम तो छत्तीसगढ़ का 90 विधानसभा जीतने के बारे में सोचते हैं।
छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में हमारा आदमी पूर्ण बहुमतों से जीतेगा, ऐसा विश्वास करते हैं। और हम लोग राई के दाने के बराबर विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि 1 किलो राई के बराबर विश्वास करते हैं। राई के दाने के बराबर विश्वास करोगे तो पहाड़ हिला सकते हो, अगर 1 किलो राई के बराबर विश्वास करोगे तो आप क्या करोगे? पहाड़ को उखाड़िए दोगे। पहाड़ रहेगा ही, पहाड़ रहेगा ही नहीं, हिलाना तो दूर के, उखाड़ के फेंक दोगे। तो साथियों, विश्वास में इतनी शक्ति होती है। जब हम लोग शाला में पढ़ाई कर रहे थे तो मैं अक्सर बताता हूं मेरी बीती घटना को। शाला में पढ़ाई कर रहे थे साथियों, तो हमारे टीचर्स के द्वारा मुझे आशीर्वाद प्रदान हुआ। उन्होंने बोला था कि यह जो रूपनारायण का बहुत गधा किस्म का बच्चा है, एक कक्षा में पास होने के लिए 2-4 साल लगाएगा ये आदमी। उन लोग ऐसा बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, लेकिन धन्य है प्रभु का कि मैंने विश्वास नहीं किया और मैं एक भी क्लास में फेल नहीं हुआ। रिकॉर्ड है भाई। आशीर्वाद क्या मिल रहा था कि एक कक्षा में 2-2, 3-3 साल लगेगा इस आदमी को। मैं विश्वास करने का भूल कर सकता था, लेकिन कृपा दृष्टि थी कि मैंने विश्वास नहीं किया और मैं किसी भी कक्षा में फेल नहीं हुआ। लगातार नॉन स्टॉप पहली कक्षा से लेकर साथियों मैंने एमए तक पढ़ाई किया, एक कक्षा में फेल नहीं हुआ मैंने। विश्वास की शक्ति बता रहा हूं मैं। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि यार मैं तो रूपनारायण एक्का जैसे प्रबोधन नहीं कर सकता हूं। विश्वास कीजिए कि रूपनारायण एक्का से बेहतर प्रबोधन कर सकता हूं। कृपा बरसेगी, आशीर्वाद मिलेगा। और साथियों ये जो परिवर्तन है ना, ये संक्रामक होता है। परिवर्तन संक्रामक होता है। ये एक जगह पे सिमटा नहीं रहेगा, ये फैलता है, बहुत पूरी तरीके से फैलता है। एक बार आप काम करना शुरू कीजिए, आपके टक्कर का बहुत सारे हमारे मूल निवासी लीडर्स में पैदा होना शुरू हो जाएंगे। हमारे लोग गलती क्या करता है, वो बोलता है कि यार ये जो जमाना निकलेगा ना, ये जो जमाना निकलेगा, ये जमाना निकलेगा तो मैं निकलूंगा, लीडर बनूंगा। रिक्वायरमेंट क्या बोलता है? अरे पहले तू निकल तो सही, तेरे पीछे ये पूरा सारा जमाना आएगा। आदमी क्या सोचता है? अरे यार तू पहले निकलना भाई। वो सोचता है पहले तू निकलना, ना वो निकलता है यार ये निकलता है, इसलिए दिक्कत है। नियम क्या है? जिस आदमी को अकेले चलने का हिम्मत होता है, पूरे जहां का कारवां उसके पीछे होता है। अकेले काम करने का हिम्मत। 2015 में भारत मुक्ति मोर्चा ने परिवर्तन यात्रा की मेरी जशपुर जिला में जिम्मेदारी लगाई और मेरे जो पदाधिकारी साथी और भारत मुक्ति मोर्चा के साथी लोग बहुत स्मार्ट, गजब के स्मार्ट हैं भाई। मेरे को जिम्मेदारी लगाया। उस समय मैं बहुजन समाज पार्टी में काम करता था और हमारे बहुत सारे नेताओं के साथ में घूमने के वजह से मैं काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस में था। ओवर कॉन्फिडेंस क्या था कि भैया मैं बुलाऊंगा तो 200-500 लोग आना तो तय है। और मैंने लोगों को निमंत्रण देना शुरू किया। आप लोग नतीजा को देख के हैरान हो जाएंगे, एक आदमी नहीं आया। औसत का नियम फेल। बोलते कि औसत का नियम काम करता, उस दिन औसत का नियम भी फेल हो गया। अब मेरे दिमाग में किंतु परंतु चलना शुरू हुआ, यार मैं यहाँ से भागूं कि रुकूं, भागूं कि रुकूं। एक मन करता है तू भाग जा, एक मन करता है तू रुक जा। मेरे दिमाग में द्वंद्व चल रहा है। मैं अपना मोबाइल निकालता हूं, मैं फोन करता हूं मेरे मित्र मंडलियों को, पदाधिकारियों को, साथियों को, क्रांतिकारी साथियों को। अरे भैया कब आ रहे हो? आप 11 बजे आएंगे ऐसा बोले हैं। अभी 11:15 हो गया, 30 मिनट हो गया, 55 मिनट हो गया, 12 बज गया भाई, 1 बज गया भाई, 2 बज गया। उन लोग पड़ा बस 5 मिनट में हम लोग पहुंच रहे हैं, आपका लोग हाथ चढ़ चुके हैं। मैं इंतजार करता हूँ, 5 मिनट और बीतता है, फिर फोन करता हूँ, बस यार इधर ये हमारा थोड़ा सा कुछ लोग मिल गए थे इधर, उनको हमने परिवर्तन यात्रा के बारे में बताया, पहुंच रहे तो बैठ। हमारे साथी लोग इतने स्मार्ट थे साथियों, 5-5 मिनट करते करते मेरे को वहां पे 5 बजे तक रोक दिए। और मैं 11 बजे से उस रोड किनारे जो टेंट पंडाल लगा हुआ है, साउंड सिस्टम लगा हुआ है, लोगों के लिए कुर्सी बैठने के लिए लगा हुआ है, कोई नहीं, मैं अकेला। और सड़क में जितने भी लोग जा रहे थे वे लोग मेरे ऊपर हंसते थे, बड़ा अजीब सा हंसते थे। मैं परेशान हो गया। फिर मैं सोचा इसका उपाय क्या होगा।
उन लोग हंसते थे तो मैं भी हंसता था। अब समझ में नहीं आ रहा है कि साला वो मेरे ऊपर हंस रहा है कि मैं उसके ऊपर हंस रहा हूँ। वो भी कंफ्यूज, हम भी कंफ्यूज। पहला दिन साथियों अकेले थे, पहला दिन अकेले थे साथियों। उसके बाद 5 बजे हमारी परिवर्तन यात्रा की टोली आई। जसपुर जिला के अंदर में रैली निकला और रैली निकाले हैं 10 लोग। उसमें से 10 लोग रैली निकाले हैं। उसके बाद में नारा लग रहा है, आरएसएस ने क्या किया, देश का सत्यानाश किया। कहां पे नारा लग रहा है? आरएसएस के गढ़ में। कितना लोगों से नारा लग रहा है? 10 लोगों से। एक तरफ होता है पंच परमेश्वर, दूसरी तरफ होता है 10 का दम। और 10 के दम दिखा रहे भैया। बीजेपी ने, कांग्रेस बीजेपी ने क्या किया? एसटी एससी ओबीसी का सत्यानाश किया। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे पूरा शहर के अंदर में। और सबों ने सोचा कि ये सारा आधा-सुधा पागल आदमी है भाई। और जिसको विश्वास हो जाता है कि आधा-सुधा पागल आदमी है, वो पागल आदमी बहुत सुरक्षित रहता है। आप लोग के शक्ति जिला में होंगे बहुत सारे लोग ऐसे, है ना। और जो पगला टाइप का होता है उससे दूसरों को खतरा हो जाता है। तो अगर थोड़ा थोड़ा पागलपंथी वाला श्रृंगार करना है तो श्रृंगार करने में हर्जा नहीं होना चाहिए। तो जीवन में कुछ विशेष अचीवमेंट करना चाहिए। विशेष अचीवमेंट अगर कुछ करना है साथियों तो इधर से पागल होना बहुत जरूरी है। कुछ पागल लोग ऐसे होते हैं कि कपड़े फाड़ लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे पागल होते हैं कि अच्छा सा कपड़ा पहन लेते हैं। तो आप लोगों को अच्छा सा कपड़ा पहन के पागल हो जाना है। आपको मेंटली पागल नहीं होना है, आपको फिजिकली पागल नहीं होना, आपको मेंटली पागल होना है। पागलपन आजादी के लिए, पागलपन बेहतर शासक बनाने के लिए, अपने पीढ़ी को, अपने लोगों को शासक बनाना है ना साथियों। ऐसा पागलपंथी दिमाग में लोड करना है। और जिस दिन में दिमाग में लोड करोगे साथियों, क्या घटना होगा पता है? जिस दिन पागलपंथी आपके दिमाग में लोड हो जाएगा और जिस दिन आप लोग पैंतरा सीख जाएंगे कानून और संविधान के दायरे में कैसे लड़ना है, क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। कमाल हो जाएगा, धमाल हो जाएगा। जैसे आप लोग मोटरसाइकिल या कार में चलते हैं, रास्ते में बकरी सोया रहता है, अब तुरंत हॉर्न दबाते हैं, तुरंत बिना सोचे समझे आपका जो हाथ है हॉर्न में चला जाता है साथियों, तुरंत दबा देते हैं। लेकिन वहीं पे अगर शेर सोया हुआ है, कैसा वाला शेर? बब्बर शेर अगर सोया हुआ है, हॉर्न बजाओगे? जगह सेम है, कमजोरी लोड हो गया है, कोई भी हॉर्न दबा दे रहा है। अरे भाई स्टेम कलेक्टर छोड़ो, अरे बजरंग दल के गुंडे मवाली हॉर्न बजा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? इधर अगर आप शेर को लोड कर दोगे साथियों, गुंडे मवालियों की औकात तो बहुत दूर की बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपके फंडामेंटल राइट्स को हनन नहीं कर सकता है। तो सब कुछ आपके ऊपर है। हम लोग सोचते हैं कि फलाना बहुत पुराना है, वो बहुत बुरा है, तिसका बहुत बुरा है, ठिकाना बहुत बुरा है। साथियों अपने आप को झांकने की जरूरत है। अगर आप तैयार हो जाएंगे, आप दुल्हा बन जाएंगे, तो साथियों आपका वेलकम करने के लिए हर कोई तैयार रहेगा। अगर आप दुल्हा नहीं बनेंगे तो तैयार नहीं रहेगा। तो दुल्हा बनने की जरूरत है साथियों, ये महत्वपूर्ण बात है। तो कल जैसे ही ये घटना घटा जसपुर जिला में, उसके बाद में हमने थाना प्रभारी के पास में गया और ये चिट्ठी हमने दिया उसको कि मान्यवर ये बात है। और जैसे उन्होंने चिट्ठी को पढ़ा, उसको समझ में आ गया कि भैया ये लोग ना इधर शेर को लोड करके आए हैं, अब इनके हिसाब से व्यवहार करना पड़ेगा। अपने उच्च अधिकारियों को फटाफट व्हाट्सएप किया। उसके बाद में बोला कि सर बिल्कुल एकदम कार्रवाई हो रही है सर, तत्काल छूट जाएगा। अब हम लोग गए वहाँ पे और एसडीएम मैडम से वहाँ पे चूक हुआ। उन्होंने गलती से 3 दिन का रिमांड भेज दिया और हमें पता चला कि एसडीएम मैडम ने वो पास्टर को रिमांड में भेजा है। हम एसडीएम मैडम के पास में घुसे अंदर। मैंने बोला मैडम जी आप जो अभी 3 दिन का रिमांड भेजे हैं, किस बिहाफ पे रिमांड भेजे, आप मुझे बताओ। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? मैं आदिवासी पंचायत का अध्यक्ष हूँ, मैं आदिवासी महापंचायत का अध्यक्ष हूँ मैं। ये आपने रिमांड भेजा, किस बिहाफ पे भेजा? तो इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने शांति भंग किया था। मैंने बोला क्रॉस वेरिफिकेशन आपने किया?
इन्होंने जो शांति भंग किया, ये तो इल्जाम है। आपने क्रॉस वेरिफिकेशन किया क्या? तो पुलिस थाना वाले उन्होंने ऐसा भेजा, हो सके गलत रिपोर्ट भेजा होगा। आपने क्रॉस वेरिफिकेशन किया क्या? आपने क्रॉस वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया? आप कैसे 3 दिन का रिमांड भेज दिया? मैं आदिवासी महापंचायत का अध्यक्ष हूं। आदिवासियों 5वीं अनुसूचित क्षेत्र जशपुर जिला ये रिजर्व है और आप इसके अधीन में काम करने वाले हैं। इस संविधान द्रोह के विरोध में हम आपके ऊपर में संविधान द्रोह और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करेंगे और आदिवासी महापंचायत में आने के लिए आपको नोटिस भेजा जाएगा। सरेआम आपने संविधान द्रोह का काम क्यों किया और सरेआम आपने क्रॉस वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया? आपके उस थाना प्रभारी नारायणपुर के पैगरा थाना प्रभारी को और आपको जवाब देना पड़ेगा। ये नोटिस काटा जाएगा आपके ऊपर। मजाक समझ के रखे क्या आप इसको? साथियों, रिजल्ट क्या होगा? मैडम ने बोली कि सर गलती हो गया है, कल 10 बजे तक आपका आदमी छूट जाएगा, प्रॉमिस कर। तो साथियों, संविधान आपके फेवर में है क्योंकि यहां पे लोकतंत्र में नागरिक सुप्रीम है। यहां नागरिक सुप्रीम है। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेनिंग ना देने की वजह से और जो लड़ाकू संगठन है उसके साथ में नहीं होने के वजह से हमको समझ में नहीं आता है हम कैसे संगठन में होते हैं। अभी जैसे हमारे पास्टर साहब ने बताया था, कुत्ता वाला संगठन है ना, बिल्ली वाला संगठन, और उन्होंने बोला था कि भैया, और तीसरा संगठन होता है कैसा वाला संगठन? मधुमक्खी वाला। तो भैया, भारत मुक्ति मोर्चा वाला संगठन के बारे में भी गौर करो, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के संगठन में भी गौर करो। ये संगठन कैसा है? हम खुद लड़ रहे हैं, आपको लड़ने का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। दूसरे लोग ऐसा प्रशिक्षण देता है क्या? और साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा ऐसा संगठन है जो आरएसएस के गुंडे बदमाश मवाली हैं, बजरंग दल के गुंडे मवाली हैं। अगर उन लोग मधुमक्खी जैसा अगर संगठित हैं तो मैं भारत मुक्ति मोर्चा का कैडर हूं, मैं उनको पत्थर नहीं मारूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं मसाल जलाऊंगा, मसाल में खूब सारा माटी तेल लगाऊंगा, पेट्रोल लगाऊंगा, उसके बाद मसाल में आग लगाऊंगा और वो जो इकट्ठा है ना उसमें आग लगा दूंगा। काट पाएगा मेरे को? जहां समस्या शुरू होता है साथियों, वहीं से समाधान शुरू होता है। विचार परिवर्तन ही हर चीज का मूल परिवर्तन है। अगर आप भारत मुक्ति मोर्चा का साथ दोगे, वचन दे रहा हूं, शासक बनाऊंगा। आरएसएस का साथ दोगे, मैं आप लोगों को बात बता के जा रहा हूं, लात जूता पड़ता ही रहेगा। एक तरफ अटल बिहारी का जूता है, दूसरे साइड में सोनिया गांधी का जूती है। एक बार अटल बिहारी का जूता पड़ेगा गद्द से, दूसरे साइड में सोनिया गांधी का जूता पड़ेगा, निरंतर पड़ेगा, धुआंधार पड़ेगा, परेशान हो जाओगे। अगर आप आरएसएस को साथ दोगे तो, बजरंग दल के लोगों को साथ दोगे तो ये परिवर्तन नहीं होने वाला है। विचार परिवर्तन कीजिए, साथ देना है भारत मुक्ति मोर्चा को, डंके की चोट पे बोल रहा हूं मैं। साथ देना है राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा को, साथ देना है इस कॉन्स्टिट्यूशन को, साथ देना अपना विचार परिवर्तन को। विचार परिवर्तन करोगे, आपकी दुनिया बदल जाएगी साथियों, और आप लोग आजाद हो जाएंगे। और जब जब हमारी आपको जरूरत पड़ेगी, हम लोग निकले हुए हैं जरूरत को पूरा करने के लिए। और आप लोगों को हम लोग मूल निवासी योद्धा के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में हजारों की संख्या में वक्ता पैदा करना चाहते हैं साथियों। तो एक इंसान अगर एक काम कर सकता है, जागृति ला सकता है, तो हमारे संपूर्ण समाज के लोग वक्ता के रूप में रूपांतरित हो सकते हैं। वक्ता के रूप में वो अपने समाज को जगा सकते हैं। और नियम है साथियों, जागृति का ज्योत निरंतर जलाए रखो। जागृति का ज्योत निरंतर जलाए, कभी कभी जलाना नहीं है, निरंतर जलाना है, तब जाके परिवर्तन होगा साथियों। और आप सभी साथी लोग ऐसा करेंगे, दिल की गहराइयों से इस विचार को आत्मसात करेंगे, अपना नया जीवन पाएंगे, नया जन्म पाएंगे और समाज में व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। इस मौके पे इतनी बातें बोलकर मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं और आप सभी क्रांतिकारी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और जय बोल निवासी।